हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। किस आतंकी संगठन ने भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया जिससे भारत के लिए विकल्प चुनना मुश्किल हो गया? कौन सा आतंकी संगठन है? आंसर होगा इसका तालिबान। ठीक है, तालिबान आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा घोषित टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और उसने वर्ष 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। ओके, अफगानिस्तान मैप में देख रहे हैं, हमारा पड़ोसी देश है ये। लेकिन दुनिया के ज़्यादातर देशों में पुरानी जो अफगान सरकार है उसके राजदूत अभी तक काम कर रहे हैं और भारत में भी। यहाँ पर इंडिया की बात करेंगे तो भारत में ये हैं राजदूत अफगानिस्तान के पुरानी सरकार के, नाम है इनका फरीद मामूनडजे और लगातार वो एम्बेसडर हैं। वो तालिबान को रिपोर्ट नहीं करते हैं, ये मानते हैं कि तालिबान ने जबरन कब्जा किया हुआ। लेकिन अब यानी मई में तालिबान ने पहली बार भारत में अपना एक्टिंग एम्बेसडर अपॉइंट किया और नाम है कादिर शाह। जो न्यूज़ भी देख रहे हैं द हिंदू में, क्या लिख रहा है द हिंदू? MEF's टफ चॉइस एज तालिबान पिक्स अ न्यू एम्बेसडर फॉर दिल्ली। तालिबान ने यह कहा है कि पूर्व अफगान शासन के द्वारा जो नियुक्त अधिकारी हैं, राजदूत हैं, वो सब भ्रष्ट हैं और इसलिए हम एक नया एम्बेसडर अपॉइंट कर रहे हैं। ओके, तो भारत के लिए अभी थोड़ा टफ चॉइस है। क्यों? दरअसल भारतीय विदेश मंत्रालय उसके लिए ये एक चुनौती है कि किसे चुने। क्या भारत को अफगानिस्तान के ढह चुकी सरकार के जो पुराने राजदूत हैं उनको मान्यता बनाए रखनी चाहिए या फिर नए राजदूत जिसको तालिबान ने नियुक्त किया है उसको मान्यता दें? सवाल यही है कि भारत में राजदूत तालिबानी होगा या अफगानी होगा, क्योंकि तालिबान के द्वारा अगर अपॉइंट किए गए एम्बेसडर को इंडिया मान्यता देता है तो मतलब ये हुआ कि अफ़गानिस्तान में तालिबानी रूल को रिकॉग्नाइज करना। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात है कि भारत पिछले साल ही यानी 2022 में ही अपना दूतावास अफ़गानिस्तान में फिर से खोल चुका है, रीओपन कर चुका है और तालिबान ने उस दूतावास की मान्यता भी दी हुई है। अब सवाल यहाँ पर है कि जो भारतीय विदेश मंत्रालय है उसने इस मुद्दे पर क्या कहा है। तो विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें अब तक इस बदलाव की औपचारिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन अंदर अंदर ये जो न्यूज़पेपर्स हैं तमाम, उनका कहना है कि अंदर अंदर इस पर काफ़ी चर्चा चल रही है। और आपको मैं कुछ बता देना चाहता हूँ कि चीन और रूस उसने तालिबानी राजदूत को अपने अपने देशों में मान्यता दी हुई है। ओके, ये चाइना और यहाँ पर ये रशिया और इसके अलावा कुछ और भी देश हैं जहाँ पर तालिबान के राजदूत काम कर रहे हैं और उसको स्वीकार कर लिया है उन देशों ने। कौन कौन से ये देश? तो ये हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान और ये उज्बेकिस्तान, यहाँ पर सेंट्रल एशियन कंट्री है। तीन दोनों ने भी तालिबानी एम्बेसडर को मान्यता दे दी है। ओके, और यहाँ इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ कि जब पुराना शासन था अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्जे से पहले, तो दुनिया भर के ज़्यादातर देशों में उसका दूतावास था और अभी भी है। और उन देशों में अभी भी पुरानी सरकार के द्वारा तैनात राजदूत हैं और ज़्यादातर ने इनमें से तालिबान शासन को मानने से इनकार कर दिया है और उसको रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया है कि नहीं, हम तालिबान को हम नहीं मानते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ है कि तालिबान ने फंडिंग भी बंद कर दी है और एम्बेसी बंद करने का भी ऐलान कर दिया है, लेकिन ज़्यादातर देशों में पुरानी अफ़गान सरकार के ही राजदूत अभी भी बने हुए हैं। अब एक सवाल उठता है कि इन सबको फंडिंग कहाँ से मिल रही है? जो पुराने राजदूत है, चूँकि तालिबान ने तो कट ऑफ किया हुआ है, तालिबान ने ना तो तालिबान ये मानता है कि हमारा राजदूत है वहाँ पर, और ना जो राजदूत हैं, जो एम्बेसडर हैं, वो मानते हैं कि तालिबान में शासन है। लेकिन ये कहीं ना कहीं से इंटरनेशनली इनको फंड हो रहा है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि अफ़गानिस्तान के जो पुरानी सत्ता थी उसके जो राजदूत हैं इंडिया में, फरीद मामूनडजे, तो उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि 2020 से वो इंडिया में अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर हैं और उन्होंने एक लेटर भी जारी कर दिया है और कहा है कि तालिबान ने उन पर भ्रष्टाचार का जो एक तरफा पक्षपातपूर्ण और बेसलेस जो एलिगेशंस लगाए हैं वो गलत हैं। ओके, और कहा कि तालिबान पर अफ़गानिस्तान ने लोकतांत्रिक प्रणाली को पतन कर दिया है, आरोप लगाया उन्होंने। ठीक है, मतलब यहाँ बैठकर पुरानी अफ़गान सरकार के राजदूत चुनौती दे रहे हैं तालिबान को। इन्होंने कहा है कि तालिबान की वजह से ही अफ़गानिस्तान के लोग बहुत ही
कठिन समय का सामना कर रहे हैं। ओके, और अब क्या हुआ है, तालिबान ने ये कहा है कि भाई तुम मतलब अफ़गानिस्तान की ओर से भेजे गए थे, अब शासन हमारा है, तो अब हम यहाँ के सरकार है, हम यहाँ की पावर है, तो तुरंत फरीद को कहा है कि तुम लौट आओ। ठीक है, किसे? फरीद महमूदजे को। और कहा है कि अब दिल्ली में अफ़गानिस्तान दूतावास जो है वहाँ पर ट्रेड काउंसलर कादिर शाह काम करेंगे, जो कि प्रभारी राजदूत होंगे अफ़गानिस्तान के। अब क्या है, अब क्या किया जाए? अब देखिए, सारी नज़र भारत सरकार पर है, MEA पर है, यानी विदेश मंत्रालय पर है। अब अफ़गान राजदूत को बदलने की जो तालिबान की इच्छा है, अगर उसको इंडिया स्वीकार कर लेता है तो ये माना जाएगा कि इंडिया तालिबान की सत्ता को स्वीकार कर रहा है। हालांकि उससे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हमारी टीम बातचीत कर रही है, वहाँ पर हमारा दूतावास है, लेकिन औपचारिक रूप से हम ये नहीं कह रहे हैं कि तालिबान का शासन है अफ़गानिस्तान में। क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे स्वीकार कर लेने का मतलब है कि जो इससे पहले तालिबान ने भारत के साथ जो भी किया, जैसे जब अफ़गानिस्तान में तालिबान का शासन नहीं था उस दौरान कई सारे बम विस्फोट भी हुए। अतीत में भारतीय जो दूतावास है वहाँ पर भी हमला कर चुका है तालिबान, 2008 की बात है। और उसमें एक भारतीय राजनयिक और ITBP के 2 सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए थे। ठीक है, तो अब चूंकि परिस्थिति बदली है, अब देखते हैं कि दिल्ली यानी जो सरकार है हमारी केंद्र सरकार, वो क्या फैसला करती है इस मामले में। लेकिन ये भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आपके समझने के लिए भी। ठीक है, अफ़गानिस्तान, उसके सुप्रीम लीडर कौन है? हबीबुल्लाह अखंदजादा। ठीक है, कई बार ये खबर उड़ती रहती है कि अखंदजादा जो है उसको मार दिया गया है, लेकिन फिर से वो चला आता है कि हम हैं। ओके, तो महत्वपूर्ण बात थी अफ़गानिस्तान और इंडिया के जो रिलेशन है उस पर। और ये UPSC हो, BPSC हो, तमाम एग्जामिनेशन UPPSC हो, उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। जो इंटरनेशनल रिलेशन है उस टॉपिक पे ये मुद्दा आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं आपके तमाम एग्जामिनेशन में। ओके, और अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बताया कि किस तरीके से UPPSC PCS एग्जामिनेशन में जो टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 34 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आए और 29 to 30 क्वेश्चन जो हमने बताए थे वो सब आए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये होगा, यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक 2023 कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो आंसर होगा इसका 15 से 21 मई तक। थीम क्या है इसकी? सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, ये है थीम, और ये इस वीक का 7वां संस्करण है। ओके, आपको पता होना चाहिए कि WHO के अनुसार हर साल लगभग 13 लाख लोग मारे जाते हैं सड़क दुर्घटनाओं की वजह से, और लगभग 5 करोड़ लोग घायल होते हैं। तो इसलिए रोड सेफ्टी जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। पूरी दुनिया में ये रोड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है, एनुअली प्रोग्राम होता है और रोड सेफ्टी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, पसंद आ रहा हो लाइक बटन जरूर दबाइए और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को, दोस्तों को। क्वेश्चन क्या होगा? रक्षा मंत्रालय ने चौथी स्वदेशीकरण लिस्ट में कितने हथियारों और प्लेटफॉर्म को शामिल किया है? इसका आंसर होगा 928। ओके, न्यूज़ भी देख रहे हैं आप, ये 4th पॉजिटिव स्वदेशीकरण लिस्ट जारी हुई है ओके सरकार के द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये हुआ कि इस लिस्ट में जो हथियार हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उसको भारतीय कंपनियां विकसित कर रही हैं, और आगे जो अगले आने वाले वक्त हैं, अलग अलग सबकी डेडलाइन तय की गई है। ये जो टोटल 928 हथियार है कि इन वर्षों में हम इतने हथियारों का इंपोर्ट बंद कर देंगे और सिर्फ हम आत्मनिर्भर रहेंगे। भारत में ही ये सब बनाए जाएंगे और भारत की सरकार अपने फोर्सेस के लिए इन हथियारों को इंडिया में ही खरीदेगी, अपनी ही कंपनियों से खरीदेगी। और ये जो है ना डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर DAP, तो उसके प्रावधानों के तहत लोकल रिसोर्सेज से खरीदने के लिए ये किया गया है। ठीक है, तो ये चौथी लिस्ट है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कई ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको बनाया है, जैसे DRDO, इसके अलावा DDP यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, इसके अलावा SHQs
यानी सर्विस हेडक्वार्टर और प्राइवेट इंडस्ट्री, उन सब ने मिलकर इसको तैयार किया है और डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको जारी किया है। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों में ये लिस्ट अलग अलग जारी हुआ है। जैसे दिसंबर 2021 में उसमें उस दौरान लिस्ट में 351 हथियार और प्लेटफॉर्म्स थे। मार्च 2022 में 107, अगस्त 2022 में 780 और मई 2023 में यानी अभी ये 928 हथियार और प्लेटफॉर्म जो है ना उसको स्वदेशीकरण की बात कही गई है। देखिए 2021 से पहले इस लिस्ट का नाम जो है ना, ये जो लिस्ट देख रहे हैं स्वदेशीकरण लिस्ट, इसका नाम पहले क्या था? नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट था। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे अंतर्राष्ट्रीय जगत में नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट से ये मैसेज एक तरह से कन्वे हुआ कि इंडिया जो है बहुत सारी चीज़ों का इंपोर्ट बंद कर रहा है, तो उसको नाम बदल दिया गया और स्वदेशीकरण लिस्ट कर दिया गया। ये अच्छा नाम लगता है। ओके दोस्तों, तो अब मामला ये है कि इस लिस्ट को जारी करने का मतलब क्या हुआ। तो जारी की गई इन लिस्ट का मतलब है, जो चौथी लिस्ट जारी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि इन हथियारों का आयात अब नहीं किया जा सकेगा। अलग अलग वर्षों में भारत में ही निर्माण होगा और भारत में ही इसको डेवलप किया जाएगा, ताकि यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम जो है ना वो सब बेहतरीन ढंग से हो सके। क्या क्या है इस लिस्ट में? जो चौथी लिस्ट है उनमें जो प्रमुख हथियार हैं उन सब के बारे में जाने। तो सुखोई 30 बोर्ड है, मतलब सुखोई जो विमान है, फाइटर प्लेन है, उसमें जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, जैसे सुखोई 30 बोर्ड हो गया। युद्धपोतों पर मैगजीन फायर सिस्टम्स होते हैं, गैस टरबाइन जनरेटर, जगुआर फाइटर जेट्स, पूरे जेट्स ही, हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40, इस तरह के जो विमान हैं और इनके जो तमाम पार्ट्स हैं वो अब इंडिया में ही बनाए जाएंगे। और हाँ, इस सब के जरिए क्या है मकसद ये है कि हम डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा हथियार जो है ना विदेशों में बेच सकें। ओके, तो यही है। पिछले साल ही केंद्र सरकार ने कहा था कि 5 सालों में हम ये लक्ष्य रखे हैं कि 1.75 लाख करोड़ रुपए के हथियार का उत्पादन इंडिया में हो सके। ओके, महत्वपूर्ण बात रही। और डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। तो उन्हीं की अगुवाई में ये सब तमाम फैसले ये सब हुए हैं। अब चलते हैं विदेश में, तुर्की को देखते हैं। इंपॉर्टेंट स्टोरी है ये। तुर्की के गांधी कहे जाने वाले किस लीडर ने राष्ट्रपति चुनाव में एर्दोगन को कड़ी टक्कर दी है, जिसकी वजह से बहुमत उनको दोबारा नहीं मिला और नतीजा ये हुआ, मतलब किसी को बहुमत नहीं मिला और दोबारा वोटिंग की नौबत आ गई है। आंसर क्या होगा? आपको ये नाम ध्यान में रखना है। नाम है इनका कमाल कालिकदारोग्लू। क्या नाम है? कमाल कालिकदारोग्लू। और इनका फोटोग्राफ मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये हैं कमाल। इनको तुर्की का गांधी कहा जाता है। तो वहाँ पर यानी तुर्की में 14 मई को राष्ट्रपति चुनाव हुए और 13 मई को ही हुए और 14 मई को रिजल्ट आ गया राष्ट्रपति चुनाव का। ओके, और सत्ता में आने के लिए किसी भी पार्टी को 50% से ज़्यादा वोट चाहिए होते हैं, लेकिन जनता ने किसी को उतना वोट ही नहीं दिया। एक बार मैं ये लिस्ट दिखा देना चाहता हूँ। इससे एर्दोगन को क्या हुआ? 20 साल से वो सत्ता में बैठे हैं राष्ट्रपति एर्दोगन, तो उनकी पार्टी AKP को 49.4% वोट मिले। ठीक है, और जो तुर्की के गांधी कहे जाते हैं उनको 45% वोट मिले हैं और बाकी ये सब देख रहे हैं आप अलग अलग हिस्सों में। तो कमाल जो आए हैं वो उन्होंने कमाल किया है वहाँ पर। और एर्दोगन, उनका नाम पूरा नाम क्या है? रजब तैयब एर्दोगन। तो उनकी राह को कठिन कर दिया। 20 साल से वो सत्ता में है, कभी प्राइम मिनिस्टर कभी राष्ट्रपति, इस तरीके से। और भारत को लेकर उनकी छवि ये है कि भारत विरोधी छवि है। कश्मीर को लेकर जो ना पाकिस्तान के समर्थन में अक्सर बोलते आए हैं लगातार। तुर्की में अभी कुछ महीने पहले ही फरवरी में जोरदार भूकंप आया था और उसके 3 महीने बाद ये चुनाव हो रहा है। उस भूकंप की वजह से 50,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। तो एक बार मैप के थ्रू आपको समझाते हैं कि तुर्की कहाँ पर है, प्यारा भारत। और ये रहा तुर्की, पहले नाम तुर्की था, अब है तुर्की। ठीक है, तो अब 28 मई को यहाँ पर दोबारा इलेक्शन होंगे। ये देख रहे हैं आप, न्यूज़ BBC ने जारी किया है। इसके मुताबिक एर्दोगन, उनके बारे में बात करें तो लगभग 11 साल तक तुर्की के प्राइम मिनिस्टर रहे और 9 साल से वो राष्ट्रपति हैं। और ये जो रिज़ल्ट आया है
को देखते हुए उनके लिए बहुत ही चिंता की बात कही जा रही है। ओके, तो महत्वपूर्ण बात ये रही। तुर्की की बात कर रहे हैं हम लोग, तो तुर्की को लेकर कुछ और चर्चा कर लें। तुर्की में जो भूकंप आया था उस दौरान इंडिया ने बहुत बड़ा राहत अभियान चलाया था, उसका नाम था ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, भूकंप आया था वहाँ पर 7.8 रिक्टर स्केल का 6 फरवरी 2023 को। ओके, तुर्की में, और उसका केंद्र था गाजियाटेप शहर। यह भी इम्पॉर्टेंट बात है, और ये सीरिया बॉर्डर से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। सीरिया में भी इफेक्ट हुआ था और भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। ओके, चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा है पूरी दुनिया में, भारत में भी। किस देश ने क्रूड ऑयल और हथियार सहित अन्य कारोबार के लिए भारतीय रुपए में पेमेंट लेने से इनकार कर दिया, और उसने कहा कि उसके पास रुपए का ढेर लग गया है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि इसका क्या करें? आंसर का रूस। ओके, रूस में वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं, नाम क्या है उनका? सरगेई। तो उनका ये कहना है कि भारतीय बैंकों में जो वोस्टर अकाउंट है उसमें रूस के लिए अरबों रुपए वहाँ पर जमा है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। रूस ये चाहता है कि भारतीय बैंकों के जो वोस्टर अकाउंट में रुपए जमा है रूस के, उसे चीनी युआन में एक्सचेंज करके उसका भुगतान कर दिया जाए। दरअसल हुआ ये कि रूस से बम्पर तेल आयात किया है इंडिया ने, और उसकी वजह से व्यापार का घाटा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यानी क्या हुआ है? मतलब ये हुआ कि भारत रूस से सामान तो खरीद रहा है, खूब खरीद रहा है, रिकॉर्ड स्तर पर ऑयल खरीदा है, लेकिन उसको बहुत कम सामान बेच पा रहा है। मतलब कि ट्रेड बैलेंस है नहीं। तो अब क्या हुआ? अब ये मामला है कि रुपया कोई और देश ले नहीं रहा है, मतलब उसके यहाँ रुपए इकट्ठे हो गए हैं। देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ, पिछले साल शुरू हुआ फरवरी के आसपास, और उसके बाद बहुत सारे प्रतिबंध उस पर लगे। इंडिया उसे ऑयल पहले भी बहुत कम खरीदता रहा है, लेकिन वो डॉलर से खरीदता रहा है इंडिया। तो भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस से तेल बढ़ा दिया। चूँकि रूस ने सस्ता तेल दिया और इसलिए इंडिया ने आयात बढ़ा लिया। और ये जो डॉलर का उपयोग जो है ना, वो रूस के लिए प्रतिबंधित हो गया था। तो डॉलर किसका? डॉलर है अमेरिका का। तो अमेरिका ने बैन लगा दिया कि डॉलर का यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इसका रूस ने ही इंडिया से कहा कि रुपए में कारोबार कर लिया जाए। लेकिन अब रूस का कहना है कि बहुत बड़ी रकम उसके पास पड़ी हुई है, और ये रुपया उसको भारत को हथियार बेचा, तेल बेचा, कोयला बेचा, तो इन सब से आया है। ओके, अगर हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की स्थिति क्या है, तो पिछले कुछ महीनों में या अब देख लीजिए कि क्रूड का जो वहाँ से इंपोर्ट है ना, वो 1144% बढ़ गया है। ठीक है, फर्टिलाइज़र का इंपोर्ट इंडिया ने बढ़ा दिया है 303%, मतलब 3 गुना। इस तरह से लगभग 2 गुना कोल, कोक, लुब्रिकेंट, इन सब का इंपोर्ट बढ़ गया है। अदर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं वो 157% बढ़ गया है। मतलब क्रूड ऑयल तो 11 गुना बढ़ा है, और बाकी पेट्रोलियम भी, और भी कई सारी चीज़ें हैं, उनका इंपोर्ट इंडिया ने ज़्यादा करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ? रुपए से ट्रेड हो रहा था, इंडिया ने क्या किया? रुपए दिए उसको। वो रुपए कहाँ पर जमा हुए हैं? वोस्टर अकाउंट जो इंडिया में है या रसिया में है, रूस में है, उस वोस्टर अकाउंट में जमा हो गए। या तो उस रुपए से इंडिया से वो कुछ सामान खरीद ले, अब इंडिया से वो कुछ बहुत ज़्यादा खरीद नहीं पा रहा है, या फिर वो रुपया जो ना किसी और देशों में इस्तेमाल हो रहा हो और वहाँ से वो उस रुपए में कुछ खरीद ले, तो वो भी नहीं, मुश्किल हो रहा है, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो अब रूस का कहना है कि भाई ऐसा करो कि जो रुपया पड़ा हुआ है वोस्टर अकाउंट में हमारा, वो आप कन्वर्ट करके दे दो। किस में? चाइनीज़ जो युआन है करेंसी, उसमें। मतलब क्या हुआ कि पहले इंडिया उसको कन्वर्ट करे युआन में, फिर युआन दे दे रूस को। इंडिया ने इनकार कर दिया। उसके बाद रूस ने कहा कि ऐसा करो, आप सऊदी रियाल में हमें भुगतान कर दो। मतलब इंडिया पहले रुपए को कन्वर्ट करे सऊदी रियाल में, और सऊदी रियाल लेकर उसे रूस को दे दे। तो हालांकि इस पर काफ़ी डिस्प्यूट है, और इसको लेकर जो बातचीत चल रही थी वो सस्पेंड हो गई है, और इसका समाधान निकल नहीं पा रहा है कि इस रुपए का होगा क्या। क्योंकि इंडिया ने तो ऑयल परचेज किया हुआ है, कर लिया है, और इसी के कहने पर इंडिया ने, रूस के ही कहने पर इंडिया ने रुपए में कारोबार शुरू किया था, क्योंकि डॉलर में व्यापार ये कर नहीं सकता था। अब ये संकट का वक्त आ गया है
रूस के लिए कि ऑयल तो उसने बेच दिया और उसके पास रुपए पहुंच गए, लेकिन वो रुपए का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है और ये इस पर काफ़ी डिबेट चल रहा है। तमाम दुनिया भर के अखबारों में इस पर खबर चल रही है, कोशिश हो रही है कि इसका कैसे समाधान निकाला जाए। और इंडिया ने बहुत सारी कोशिश की है दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ कि रुपए में ट्रेड हो, रुपए में कारोबार हो, लेकिन उसमें वक्त लगता है। ठीक है, डॉलर जिसकी इतनी बड़ी बादशाहत है, तो उसके सामने धीरे धीरे, जैसे चीन की जो मुद्रा है युआन, चीन जो है ना वो बहुत सारे देशों के साथ युआन में ही ट्रेड करता है, लेकिन क्यों कर पा रहा है वो ट्रेड? क्योंकि उसे इस काम को करने में बहुत लंबा वक्त लगा है और वो दुनिया की फैक्ट्री है, तो उसका सामान हर देश में बिकता है, तो इसलिए वो उस देश से कुछ भी खरीद सकता है, बेच सकता है युआन में। युआन वहाँ चल रहा है एक अलग अलग देशों के बीच में। और अभी रुपए में इंडिया जो है वो कारोबार करने की कोशिश कर रहा है तमाम देशों के साथ, बहुत सारे देशों के साथ, लेकिन उसमें लंबा वक्त लगेगा। चीन ने भी जो स्ट्रेटजी बनाई थी उसमें उसको 20-25 साल लगे कि उस युआन, जैसे आज रूस ये कह पा रहा है ना कि हमें युआन में दे दो, तो चीन को बहुत लंबा वक्त लगा था इसको करने में। इंडिया ने भी इसके लिए कदम उठाए हैं और उसमें भी लंबा वक्त लगेगा कि रुपए को एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक बड़ी मुद्रा का दर्जा दिलाई जा सके। लेकिन अभी तो ये संकट दिख रहा है इस ट्रेड इम्बैलेंस की वजह से कि ये रुपया रूस में पड़ा हुआ है। रूस के लिए उसको समझ नहीं आ रहा है क्या करें अब। ठीक है, रूस की बात कर रहे हैं, पुतिन वहाँ के राष्ट्रपति हैं, व्लादिमीर पुतिन, राजधानी है मॉस्को। इंपॉर्टेंट बात है, ये समझना ज़रूरी है क्योंकि ये भी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक है और ये एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। आंसर होगा 16 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जो भौतिक विज्ञानी इंजीनियर थियोडोर मैमन, तो उनके द्वारा लेजर का पहला संचालन किया गया था 1960 में, तो उसको लेकर ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। आंसर होगा इसका ए और बी दोनों, मतलब कि मई के दूसरे शनिवार और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। और 2023 में ये दिन किस तारीख को आ रहा है? तो 13 मई और 14 अक्टूबर। तो इस बार 13 मई को आयोजित हुआ है और 14 अक्टूबर को भी आयोजित होगा। और थीम क्या है? थीम आप देख रहे हैं, पानी और प्रवासी पक्षी के लिए इसका महत्व, वाटर एंड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। आंसर होगा 15 मई को। ठीक है, और 2023 की थीम क्या है? थीम है जनसांख्यिकी, रुझान और परिवार, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड फैमिलीज। और ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, शांति के लिए, मतलब शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। आंसर होगा 16 मई को। और ये दिवस भी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित है और इस दिवस की स्थापना हुई थी 2018 में। अगला क्वेश्चन, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब आयोजित होता है? आंसर होगा 17 मई को। हाइपरटेंशन, जिससे ज़्यादातर लोग इससे जूझ रहे हैं, और ये हाई ब्लड प्रेशर, इन सब की जो समस्या है तनाव की वजह से है, जीवन शैली जो गड़बड़ हुई है उन सब की वजह से है, भोजन समय पर ना होना, अत्यधिक तनाव, नींद का अभाव, तो इन सब वजहों से हाइपरटेंशन की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। और ये इसको ठीक किया जा सकता है जीवन शैली को बेहतर करके, सब्जियों का सेवन बढ़ाना, फलों का सेवन बढ़ाना और नमक का उपयोग कम करना, मतलब एकदम कम नहीं करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नमक को एकदम कम कर देते हैं, तो उसकी वजह से सोडियम की कमी भी हो जाती है बॉडी में। गर्मी के वक्त में तो सोडियम चाहिए ही, तो उसका उचित, नमक का उचित सेवन किया जाए। तो ये सब तरीके हैं जो हाइपरटेंशन से बचने के उपाय हैं। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पसंद आया हो लाइक बटन जरूर दबा देना,
अब फिर से कह रहा हूँ, और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को। और हाँ, मेंबरशिप प्लान है 1 ईयर का, और इससे तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको बहुत लाभ हुआ है जिन लोगों ने मेंबरशिप प्लान लिया था। 1 ईयर का है, बहुत मामूली सी रकम है, डिस्काउंट भी चल रहा है अभी। इसके जरिए मिलता है करंट अफेयर्स का PDF, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। और ये PDF कई तरीके के होते हैं, 1 लर्नर, MCQ और MCQ विद नोट्स डिटेल में। वीकली मॉक टेस्ट होता है, मंथली मॉक टेस्ट होता है और डेली मॉक टेस्ट होता है। आज का भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है, सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है वहाँ पर आप दे सकते हैं। और टेस्ट सीरीज़ है तमाम तरह के एग्जामिनेशन के लिए, जो आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं लगभग उसके तमाम एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं। तो एक 1 ईयर की मेंबरशिप में इतने सारे फ़ायदे हैं, देखना जरूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ मैं लिंक दे दूँगा। ओके, तो अब मिलते हैं कल मॉर्निंग को सुबह 8 बजे, देखना मत भूलना। बाय।